अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरनेशनल रिलेशंस, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था सिक्योरिटी डिलेमा, और हमने देखा था कि सिक्योरिटी डिलेमा जो है वो एक स्टेट है, एक सिचुएशन है जो कि स्टेट ए स्टेट बी के लिए एक कंफ्यूजन, एक समझ ले कि कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट करती है कि जो स्टेट ए है वो जो पावर अपनी मैक्सिमाइज कर रही है, या ये जो पावर मैक्सिमाइज जो है ये ऑफेंसिव पर्पस के लिए है या डिफेंसिव पर्पस के लिए है, और इसको कैसे बेटर करना है, और बेटर के साथ साथ इसको स्टेबिलिटी, पीस और बैलेंस कैसे करना है। आज जरा हम इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि एक पावर के कॉन्टेक्स्ट में आईआर में एक कॉन्सेप्ट है जो कि ज़्यादातर क्लासिकल रियलिस्ट मॉर्गेनथाउ से अटैच्ड है, बैलेंस ऑफ पावर। आपने इसकी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन तो सुनी होगी, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर को ज़रा टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एज पॉलिसी देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर एक पॉलिसी क्या होती है, ये एज अ पॉलिसी कैसे एक्ट करती है और उसकी क्या अप्रोचेस होती हैं। बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती है, और जिसका पर्पस ये होता है कि हम प्रमोट करें एज अ पॉलिसी पावर इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम आपने कहा है कि स्टेट ऑफ इक्वल पोजीशन, और एज अ पॉलिसी पावर बैलेंस करने के लिए आप इसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव को यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली इसको डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्लोमेसी इसका जो मेजर रोल यही है कि हम जो वार है इसको अवॉइड कर सकें और पीस को प्रमोट कर सकें। एज अ पॉलिसी तो ये जी एक समझे कि डेलिब्रेट अटेम्प्ट है पावर को इक्वल करने के लिए, और इसके लिए ज़्यादा जो टूल इस्तेमाल होता है वो डिप्लोमेसी होती है। लेकिन अगर इसको हम आगे कॉन्टेक्स्ट में देखें, बैलेंस ऑफ पावर एज अ सिस्टम कैसे काम करती है, एज अ सिस्टम। बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली हम एज अ सिस्टम कहते हैं एक ऐसी कंडीशन को, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मल्टीपल स्टेट्स हों और कोई भी स्टेट जो है ना वो प्री डोमिनेट ना कर जाए, यानी प्री डोमिनेंट यानी डोमिनेंस को रिड्यूस करना है। अवर अदर यानी कोई स्टेट दूसरे स्टेट पर गलबा ना पा जाए, गलबा। ऐसे सिस्टम तो ये कंडीशन है कि आप जो है जो हेजीमनी है, राइजिंग हेजीमनी, इस हेजीमनी को आपने जो है ना कैसे भी करके डाउन साइज करना है, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है। और मेजर कॉन्टेक्स्ट में यही होता है कि आप एक इक्वल टर्म्स ऑफ पावर के अंदर आ जाएं, जिससे आप अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रोल कर सकें। ऐसा ना हो कि आप किसी स्टेट के अंडर हो,
जैसे कि डोमिनेंट स्टेट्स होती हैं, और फिर स्टेट जो है वो एक वीक स्टेट होता है और एक सुपर स्टेट होती है। वीक स्टेट जो है हमेशा कंट्रोल में रहती है, और उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज और फिर उसकी फॉरेन पॉलिसीज वो एक सुपर स्टेट डिफाइन कर रही होती है। तो एज अ कॉन्सेप्ट तो ये उस सुपर स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करना है। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव देखें, रियलिस्ट का जो नजरिया है, तो रियलिस्ट बेसिकली इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये स्टेट जो है ना सबसे बेस्ट कर सकती है, वो बैलेंस करना है कि उसकी जो स्टेट की पावर है। सबसे बेस्ट अप्रोच तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर यही है कि वो स्टेट अपने पावर को इन्हांस करे, यानी इंश्योर करे कि कोई स्टेट नो डोमिनेशन, नो डोमिनेशन, कोई स्टेट डोमिनेट ना करे आप। रियलिस्ट तो एज अ इसको अगर हम देखें रियलिस्ट पर्सपेक्टिव तो एज अ स्ट्रेटजी देख लेते हैं। हालांकि बैलेंस ऑफ पावर को मल्टीपल डायनामिक्स में और बहुत इजी करके समझाया गया है, लेकिन आईआर की लैंग्वेज में ये कुछ डिफरेंट है, और वो इस तरह ही है। बेसिकली एज अ स्ट्रेटजी अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पावर फोकस कर रही होती है कि कैसे अलायंस बनते हैं दुनिया के अंदर, अलायंसेस फॉर्मेशन कैसे होती है, और फिर अलायंसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, अलायंसेस फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के हम सुपर स्टेट्स या जो ग्रेट स्टेट्स हैं सुपर स्टेट्स के अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट हम कैसे अलायंसेस कर सकते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट पावर है स्टेट की, वो दूसरे स्टेट के लिए कंडीशन बन जाती है, तो दूसरा स्टेट अपने सर्वाइवल को देख रहा होता है। तो रियलिस्ट बेसिकली एज स्ट्रेटजीज को देखते हैं कि जो एक स्मॉल स्टेट है उसको अपने आप को अलाइन करना हो बाकी स्मॉल स्टेट्स के साथ, ताकि वो एक जो पावर की जो शिफ्ट है उसको कंट्रोल कर सके। यानी ये जो स्टेट ए प्लस बी, स्टेट सी प्लस डी प्लस ई, अब ये देखिए ये स्मॉल स्टेट्स, ये बिग स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल बिग पावर्स वर्सेस स्मॉल पावर्स, ठीक है, राइजिंग पावर्स और स्टेब्लिश पावर। यहाँ देखिएगा स्टेब्लिश पावर यूएस, यूके, राइजिंग पावर चाइना। चाइना अपने अलायंसेस आपको पता होगा कि वो यूएस और यूके के साथ अलायंसेस नहीं कर रहा, फ्रांस के साथ अलायंसेस नहीं कर रहे, यूरोप के साथ अलायंसेस नहीं कर रही, वो स्मॉल स्टेट्स के साथ अलायंसेस बना रही है, जैसे कि मिडिल ईस्ट के तमाम मालिक, ईरान, रशिया, बिल्कुल टूटा हुआ पावर, दो के वो स्टेब्लिश था लेकिन अब नहीं है, और फिर पाकिस्तान। अगर हम बिग पावर्स की तरफ देखें तो वो अपने जैसे ही स्टेब्लिश पावर्स के साथ, जैसे जापान, जैसे कि इंडिया, अब ये स्टेब्लिश्ड हो चुके हैं ना। इंडिया इज द टॉप फिफ्थ कंट्री, और पॉपुलेशन की कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में और अलायंसेस, तो बिग पावर्स लाइक माइंडेड प्लस राइजिंग के साथ, और फिर राइजिंग जो स्टेट्स हैं इस वक्त चाइना, वो अपने बिल्कुल ही स्मॉल स्टेट्स के साथ, तो इसीलिए तो रियलिस्ट कहते हैं एज ए स्ट्रेटजी कि जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो अपने आप को अलाइन करें अगेंस्ट पावर, क्योंकि पावर बेसिकली इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी देखी जाती है।
तो स्टेट अपने आप को सिर्फ डिटरमिन्ड इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग ना करे, बल्कि जो है वो ग्रेटेस्ट पावर के साथ भी अलाइन कर सकता है। सिर्फ इंस्टीट्यूशन या नॉर्म्स की बेसिस पर आप जो है वो अलाइन ना करें। अब पावर डायनामिक्स को देखें और फिर बैलेंस ऑफ पावर को एक और नजरिए से देखें, तो बैलेंस ऑफ पावर एज अ आउटकम, ये लेवल ऑफ एनालिसिस आपका पेपर के अंदर होना चाहिए, तो ही आपको स्कोर मिलेगा। बैलेंस ऑफ पावर एज एन आउटकम, और अगर हम देखें तो इसमें हमें मोस्टली दो बड़े रियलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं। एक डिफेंसिव रियलिज्म और फिर ऑफेंसिव रियलिज्म। ये जो डिफेंसिव रियलिस्ट है बेसिकली, ये एज आउटकम तो वो कहते हैं कि जी आप स्टेट जो है वो पावर बैलेंस करे, जस्ट इक्वल पावर की तरफ जाए, इक्वल पावर की तरफ जाए। लेकिन ऑफेंसिव कहते हैं कि जी आप जो इक्वल पावर के बजाय आप हेजीमनी की तरफ जाए, आप डोमिनेट करें, सुपर पावर बने, आप अपने स्टेट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, और आप ये जो ग्लोबल सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो क्रक्स हैं, सिस्टम के अंदर जो वीक हैं, उनको हटाते हुए आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करें। ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि लेस पावर जो है वो कोई चांस नहीं है कि लेस पावर डिफीट हो सकती है, लेकिन मोर पावर डिफीट नहीं हो सकती। ठीक है, so that's it for today. We have explained that topic, balance of power, in a theoretical perspective, from the realist perspective, and as a policy, as a outcome, as a strategy, and as a condition, as a system. We have detailed explanation regarding the US-China emerging alliances. The next coming lecture, we will have detailed analysis on further topics